आज क्या है उस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान लोकसभा चुनाव में बीएसपी और बीएपी ने ताल ठोक दी है। अन्य पार्टियां का खेल बिगाड़ने में जुट गई हैं ये दोनों पार्टियां। इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जो है खेल बिगड़ सकता है। दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में उतारे उम्मीदवार जालोर सिरोही सीट से लाल सिंह राठौर, बीएसपी उम्मीदवार भरतपुर एससी सीट से अंजला जाटव, कोटा बूंदी के लिए भीम सिंह कुंतल और अलवर से फजल हुसैन, श्रीगंगानगर से देवकरण नायक, जालौर सिरोही में वैभव गहलोत के सामने भी चुनौती पेश कर दी है इन पार्टियों के उम्मीदवारों ने। अलवर में बीएसपी उम्मीदवार से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। श्रीगंगानगर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार अभी तक नहीं आए हैं। श्रीगंगानगर में देवकरण नायक बीएसपी उम्मीदवार बने। बीएसपी ने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं। वहीं उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में जो है प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीएपी पार्टी ने मांगी लाल नीनामा बांसवाड़ा सीट पर विधायक राजकुमार रोत बीएपी उम्मीदवार होंगे। तो ये जो है छोटी पार्टियों का क्या गणित रहता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और ये किसको ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लोगों का, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन छोटी पार्टियों का जो है थोड़ा बहुत वोट बैंक है, जो कि किसी को हराने जिताने के लिए उनके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए काफ़ी होगा। तो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। पंकज मीना बीजेपी से हैं, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस से हैं, जितेंद्र मीना बीएपी पार्टी से हैं और भगवान सिंह जी बीएसपी से हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में है। भगवान सिंह के पास भी चलेंगे। तो सबसे पहले जितेंद्र मीना आपसे आता हूं, क्योंकि मुद्दा जो है कि बीएपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, उससे जो है किसको तकलीफ है ज़्यादा। तो आप ये बताइए, क्या आपकी कोई बातचीत कांग्रेस से नहीं हो पाई या फिर इसके बाद आपकी पार्टी ने तय किया कि हमें उम्मीदवार उतारना चाहिए? जी शुक्रिया मनोरंजन जी। देखिए, हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग स्वतंत्र रूप से, जैसे हम लोग काम करते आए हैं उसी तरीके से अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और रही बातचीत की, तो ऐसा है कि जो मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि जो हमारी मांगे थी, जो 17 सूत्री हमारा जो एजेंडा था, उस पर कोई बातचीत जो है आगे नहीं बढ़ पाई। तो हम लोगों ने जो है तय किया कि हम अपने हमारे जो लड़ाई है उसको कंटिन्यू करें। जी मनोरंजन। तो इस कोई बातचीत हुई नहीं, या फिर आपको लगता है कांग्रेस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया इसलिए आप मजबूर हुए उतारने के लिए, या बातचीत विफल रही? दो, ये सब अलग अलग चीजें हैं। नहीं, देखिए, इसमें मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दों को लेकर के बातचीत जो है विफल रही कंप्लीटली, उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तो उसके बाद का जो आगे का जो प्रोसेस होता है, सीट वगैरह, वो बाकी चीजें फिर पीछे रह गया। जी जी। पंकज मीना जी, आप बताइए, छोटी पार्टियां क्या इतनी सक्षम है बीएसपी या बीएपी कि किसी बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सके? राजस्थान की राजनीति को अगर देखा जाए तो ये हमेशा 2 ध्रुवीय राजनीति रही है राजस्थान में। जी। दूसरी पार्टियां, मतलब अदर देन बीजेपी, कांग्रेस किसी भी प्रकार का कुछ ज्यादा कुछ रिजल्ट देने में सक्षम नहीं रही है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा। और जहां तक बात है लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में तो जब से प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर दिखे हैं, तब से उसके बाद से तो मैं समझता हूँ कि जातीय राजनीति लोकसभा चुनाव में कम से कम खत्म हो गई है। और 2019 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो लोकसभा का, तो केवल और केवल विकास के नाम पे और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व क्षमता के ऊपर वोट पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि 2014 और 2019 के जैसे 2024 का चुनाव भी जो है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास के मॉडल के ऊपर चुनाव है। और ऐसे में छोटी पार्टियों का कहीं भी रोल नहीं है। अगर हम राजस्थान के सिनेरियो के अलावा भी देखें जी, तो लगभग सभी स्टेट्स के अंदर 2 ध्रुवीय चुनाव होके रह गए हैं। अगर कहीं रीजनल पार्टियां हैं प्रभावी हैं, तो वहां रीजनल पार्टी वर्सेस बीजेपी चुनाव है। तो ऐसे में अगर कोई तीसरी पार्टी खड़ी होती है या कुछ है, उसको मिलता भी है, तो मुझे लगता है वो नाम मात्रा का होगा, केवल और केवल अपना वोट परसेंटेज चुनाव आयोग में दर्ज कराने जितने बड़े वोट आएंगे। चलिए ठीक है, पौरुष जी आपके पास आता हूँ। जैसे कि पंकज जी ने कहा कि बीजेपी को जरूरत नहीं है, लोकसभा का चुनाव है,
लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि छोटी पार्टियों को इकट्ठा करके यदि कांग्रेस कोई फ्रंट बनाती तो फिर नतीजे प्रभावित कर सकती थी, क्योंकि वोट परसेंटेज को यदि जोड़े, आपका वोट परसेंटेज इंटैक्ट था, लेकिन बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बढ़ा के ले गई और जो छोटी पार्टियां जो खत्म हुई उनका वोट उनमें ऐड हुआ है। आपको क्या लगता है कि लोकसभा में चूंकि बड़ी कंस्टिट्यूंसी होती है इसलिए इनकी जरूरत नहीं है, या फिर लगता है कि बातचीत फेल हुई है? क्या कहेंगे आप इस? देखिए मनोरंजन जी, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि आज संदर्भ जो है वो बीएसपी का और बीएपी पार्टी का जो है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बसपा के बारे में हम पहले बात करना चाहेंगे। तो बसपा का आप देखिए कि बसपा का राजस्थान में जो है एक संगठन की दृष्टि से बात की जाए तो उसका कोई भी यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। हम दूसरी बात ये करेंगे, बसपा वाले बोलेंगे कि साहब हमारे जो है विधायक जीत करके आए, बीच में एक बार इनके 2 विधायक जीते, फिर दोबारा 2 जीते, फिर 6 विधायक जीते, फिर 6 जीते और अब की बार भी 2 विधायक हैं। तो आप उसका आरोप ये लगा कि जो 6 विधायक जीते तो जादूगर ने जादू चलाया और वो गायब हो गए, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। नहीं देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं मनोरंजन जी। आप जो बात कर रहे हैं ये इसका जवाब देने में जो है वो डिबेट विषय से भटक जाएगी, क्योंकि हम जो हमारा विषय है आज की डिबेट का, तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि जो विधायक भी जीते वो लोग ऐसे थे कि वो कभी ना कभी किसी न किसी दूसरी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और वो वहां पे एक मजबूत टिकट के दावेदार थे, और उनको उनकी पार्टी से जब टिकट नहीं मिला तो वो फिर उन्होंने आखिरी में आकर के जो है बीएसपी ने उनको खुद आगे चला करके टिकट ऑफर करी और उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते। यदि हम इनके पीछे से इनका खुद की व्यक्तिगत छवि निकाल देते इनके जीते विधायकों की, तो मैं समझता हूं कि बीएसपी के पास राजस्थान में कोई विशेष वोट बैंक नहीं है। यदि बीएसपी पार्टी जो है राजस्थान में, क्या पूरे भारत में यदि दलित वोट बैंक अपना होने का दावा करती है, तो मैं इनसे पूछता हूं कि राजस्थान की जो रिजर्व सीटें हैं और जो खास करके जो एससी रिजर्व सीटें हैं, वहां पे आपके कितने विधायक जीत करके आए? एक भी जीत करके नहीं आए। अभी देखिए, आप ताजा उदाहरण देखिए कि अभी जो इनके जो बाड़ी से जो इनके विधायक जीत करके आए वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बागी विधायक थे, उनको इन लोगों ने टिकट दे दिया, उनका खुद का अपना वहां पे वजूद है, उनका अपना प्रभाव है वहां पर, तो वो वहां पे चुनाव जीते। तो इस तरह की जो चीजें हैं मेरे को लगता नहीं, और मैं जो है पंकज जी से इस बात से सहमत हूँ कि राजस्थान में जो चुनाव होंगे वो दोनों पार्टियों के मध्य होंगे। अच्छा, ये तो आपने बीएसपी की बात की, आपको लगता है कि ये बीएपी का भी कोई वजूद नहीं है? नहीं देखिए, बीएपी का वजूद है, लेकिन चूंकि ये चुनाव राष्ट्रीय समस्याओं पे, राष्ट्रीय चिंतन पे चुनाव हो रहे हैं, बीएपी पार्टी जो है निश्चित तौर पे स्थानीय मुद्दों को इफेक्ट करती है, और स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो राज्य सरकार का स्तर जो होता है वो उनका एक आखिरी सीमा होती है कि जहाँ पे स्थानीय मुद्दों का सोल्यूशन भी होता है या स्थानीय मुद्दे जो होते हैं उनकी समस्या ज्वलंत होती है। तो चूंकि विधानसभा चुनाव में भी हम देख चुके हैं, हम बांसवाड़ा की बात करेंगे, वहां पे 5 सीटें थी, 5 में से 4 कांग्रेस ने जीती, 1 बीजेपी ने जीती। हालांकि सेकंड नंबर पे कुछ सीटों पे ये लोग रहे, इसमें नो डाउट इनका वोट बैंक है अपना, परंतु देखिए जो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो ज्यादा प्रभावी रहेंगे और वोटिंग भी जो होगी वो राष्ट्रीय मुद्दों पे वोटिंग होगी। दूसरी बात, मैं पंकज जी की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाकी जाहिर करता हूं कि इन्होंने कहा कि साहब मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की सफलता है उसके ऊपर 2014 में और 2019 में वोट पड़े। आप इस बात का विश्लेषण करेंगे, 2019 में तो आप हमारी यूपीए सरकार पे झूठे आरोप लगा करके आए थे, आपने हमारे खिलाफ जो स्कैंडल, आपने कथित स्कैंडल सामने लेकर के, उनमें आप एक पे भी आगे कार्रवाई नहीं करवा पाए, कोर्ट ने हमको बाइज्जत बरी किया हर मामले में। दूसरी बात, आपने जो भी वादे करे, चाहे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा किया या आपने 2022 उस पे आएंगे, अभी मुद्दों अभी आएंगे। आपने कहा कि आपका फ्लॉप गया, आपने पौरुष जी आपने कहा कि विषयांतर नहीं होना है, हम बीएपी और बीएसपी पे बात करें, मुद्दों पर आऊंगा। तो फिर यहाँ पे मैं जितेंद्र जी आपके पास आता हूं, लेकिन नीरज आपको क्या लगता है कि ये आर्गुमेंट दोनों दलों की तरफ से, जो बड़े दल है कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये लोकसभा का चुनाव, इसमें मैटर नहीं करता है, ये छोटी छोटी पार्टियां, विधानसभा का होता तो फिर एक बात थी। क्या आपको लगता है कि सच में मैटर नहीं करता है, या फिर ये बड़ी पार्टियां हैं ये स्वीकार नहीं करना चाहती क्योंकि लोकसभा में कोई ऐसा प्रदर्शन इन पार्टियों का नहीं है? बाबा देखिए, बड़ी पार्टियां निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती, इसको माना जा सकता है, लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं या फिर जो तेजी से उभरने वाली पार्टियां हैं, ये उस क्षेत्र विशेष के अंदर काफ़ी प्रभाव रखती हैं। चुनाव जीते ना जीते, लेकिन वोट काटने की एक बड़ी भूमिका जो है वो ये निभा सकती हैं, और इसीलिए सोची समझी रणनीति भी इनको माना जा रहा है। हालांकि बीएपी का जो बात अगर हम देखें तो बीएपी के 3 जो विधायक भी हैं वो भी चुन करके आए हैं, बसपा के भी 2 विधायक चुन करके पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर आए, लेकिन क्षेत्र में जो गणित है वो गणित काफी ज्यादा बिगाड़ने का ये रोल रखती है। बसपा के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसको देख करके लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान इन कैंडिडेट से हो सकता है। जैसे
भरतपुर में इंजीनियर अंजला जाटव जो है इनको खड़ा किया गया है, तो वहाँ कांग्रेस के भी उम्मीदवार जो है उनके सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर पेश हो रही है। तो सेम समाज से अगर कैंडिडेट आता है तो निश्चित रूप से वोट जो है दो फाड़ हो जाता है। अलवर में फजल हुसैन को बनाया गया, अलवर पूरा मेव बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो मेव वोट बैंक कांग्रेस के अंदर जाता है उसको नुकसान जो है फजल हुसैन से पहुंच सकता है। तो ये बसपा का अब ये भी चर्चा चल रही है कि क्या मायावती जो है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही हैं, या कोई ऐसा इंटरनल पैक्ट हो गया है बीजेपी से जिसकी वजह से ये उम्मीदवार खड़े किए गए? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे पूछते हैं कि क्या कोई पैक्ट है। पंकज जी, जो बात सामने आई है कि जिस ढंग के कैंडिडेट बीएसपी ने दिए हैं वो शायद कुछ इस ढंग के दिए गए हैं जो कैंडिडेट कांग्रेस के कास्ट का वही कैंडिडेट दिया गया है। क्या ये कोई अंडरहैंड डील है बीएसपी से बीजेपी की? ये बात तो नहीं है। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट नहीं कर सकता। करें। जी ठीक है, आवाज आ रही है जी। इस पे मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता जी। हाँ, परंतु मैं एक चीज विशेषकर मनोरंजन कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखें, मतलब मैं पूरे 10 साल की बात ना करके 5 साल के कार्यकाल की बात करता हूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को जो आगे बढ़ाने का एक विकसित भारत के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए जो समाज के सभी वर्गों को अपने काम किया है, मुझे ये लगता है कि इस बार वोट विकास के नाम पे पड़ेंगे, देश की उन्नति के नाम पे पड़ेंगे। और जहां तक बात है जातिवाद की, तो मैं एक चीज आपको याद दिलाऊं, 2019 और से 24 का जो कार्यकाल है, सर्वाधिक दलित वर्ग के मंत्री केंद्र में इस बार बने हैं, और न केवल दलित वर्ग के, आदिवासी समाज के भी सर्वाधिक मंत्री इस बार बने हैं। और आदिवासी और दलित वर्ग को लेके जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने चिंता जताई और योजनाएं लाई एक के बाद एक, और उस योजनाओं का जब परिणाम सबके सामने आने लगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज समाज में मैसेज गया है और एक मिथक टूटने लगा है, और इन सभी वर्गों का कांग्रेस से मुंह छूट के भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आसक्ति इनकी बढ़ी है। और यही कारण है कि जहां हम किसी जमाने में दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के 20-25% वोट लेते थे, मैं इस बार दावे के साथ कहता हूं कि इस बार हम 60-65% तक इनके मत लेंगे, और इसी कारण हम ये दावा कर रहे हैं कि हम इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी होगी। जरूर, आपने सही अपना पॉइंट रखा है। पौरुष जी, क्या आपको लगता है कि इस ढंग के कैंडिडेट जो उतारे गए, जो बात नीरज ने पॉइंट आउट कहा, यदि सेम कास्ट के कैंडिडेट होंगे तो निश्चित रूप से वोट तो बटेगा ना, तो फिर आपके वोट बैंक में सेंध लगेगी। क्या ये रणनीति है बीएसपी की? देखिए मनोरंजन जी, मैं आपकी इस बात से इस हद तक मैं सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के इंटरनली कोई ना कोई फैक्ट हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से बीएसपी की पिछले 5 साल में खामोशी रही राष्ट्रीय स्तर पे, बीएसपी ने कभी मोदी सरकार के खिलाफ सिवाय फॉर्मेलिटी के 1-2 बयानों के ना कोई बड़ा आंदोलन किया, ना कुछ किया, और जिस प्रकार से खामोशी से बीएसपी चल रही है, तो निश्चित तौर पे इनका पैक्ट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु जब धरातल पे हम आते हैं तो देखिए, लोकसभा का चुनाव है, हर मतदाता आज की तारीख में समझदार है, और हर मतदाता को ये चीज पता है कि मेरा वोट कहां जाएगा तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। जिसको मोदी जी के नाम पे वोट देना है वो बीजेपी को वोट देगा, परंतु जिसको मोदी जी के खिलाफ वोट देना तो निश्चित तौर पे वो अन्य पार्टियों को देकर के अपना व्यक्ति वोट खराब नहीं करेगा। दूसरी बात देखिए, जैसा कि अभी ये कह रहे थे, पंकज जी कह रहे थे कि भाई मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, तो देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि चाहे इनके नेता हो या कोई भी हो, ये एक सेट इनकी लैंग्वेज होती है कि साहब विकास हो गया, विश्व गुरु बन गया भारत, ये हो गया वो गया। यदि हम आंकड़ों पर बात करते हैं तो देखिए, राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया कि पिछले 10 साल में मात्र 9 लाख जो है रोजगार सरकार के द्वारा दिए गए, जबकि वादा 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का था, इस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। दूसरी बात आप देखिए, अब आर्थिक जगत की बात करें तो जो कर्जा हम 55 लाख करोड़ का छोड़ करके गई थी 70 साल की सरकारें, वो इन्होंने बढ़ा करके उसको 205 लाख करोड़ कर दिया। यदि हम फूड सिक्योरिटी, फूड के मामले में बात करते हैं तो भारत का जो हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान गिरा, वो सारे आंकड़े सही है, नहीं ये सारे आंकड़े जो है वो पब्लिक है, ये सार्वजनिक है, ये जो है ये संसद के पटल पे रखे जा चुके। मेरा जो सवाल था, एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि ये मोदी जी के फेस से अगर ये लोग इतने अश्योर हैं तो क्यों भगदड़ मचा रखी है इन लोगों ने?
क्यों ये दूसरी पार्टियों के तोड़ के नेताओं को अपनी पार्टी में ला रहे हैं, उनको ये लोग टिकट दे रहे हैं, क्यों इनकी पार्टी के लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं, और देखिए और क्यों इनको डमी पार्टियों के साथ में इनको इंटरनली समझौते करने पड़ रहे हैं जो वोट कटवा साबित होने की इनको उम्मीद है। तो मैं बात को कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भगदड़ है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस बात को पता है कि आने वाला चुनाव ये बहुत बुरी तरह हारने के लिए जा रहे हैं, और भारत की जनता से इन पर इन्होंने 2014 इसके बारे में आप क्या कोटा के बारे में इशारा कर रहे हैं, वो कि बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन करके आप उसके उस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए कोटा में भी आए, चूरू में भी आए, और अनेकों जगह से भारतीय जनता पार्टी के तो सिटिंग लोग आ रहे हैं देखिए हमारे यहाँ पे, और इनकी स्थिति देखिए। मैं कह रहा हूँ आप कॉन्फिडेंट हो, आप मोदी जी के काम पे कॉन्फिडेंट है, और आपके बांसवाड़ा के हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट, और आपके बांसवाड़ा के नेता भी तो चले गए बीजेपी में, तो दोनों जिसको जहां दांव लग रहा है टिकट मिल रहा है वो वहां जा रहा है। देखिए मैं मनोरंजन जी, मैं आपकी बात को भी एक बार के लिए सही मान लूं तो आप ये मान के चलिए कि ये तो अपने आप को ये कह रहे हैं ना कि भाई हम तो बिल्कुल ऐसी पार्टी है कि हमारे तो मोदी जी के नाम पे चेहरे पे वोट पड़ेंगे, तो फिर आपको क्यों आवश्यकता पड़ रही है? जिन कार्यकर्ताओं ने 70 साल से आपकी पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में साथ दिया, आपने उन कार्यकर्ताओं को टिकट दीजिए ना, आप क्यों दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने आप पे ला करके आप लोग टिकट दे रहे हैं? यदि आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको पता है कि इंटरनल सर्वे में आपकी खुद की सरकार के पास रिपोर्ट खराब है कि आप लोग इस पे जवाब ले लेते हैं। पंकज जी क्या रेस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद मुझे और भी जितेंद्र जी के पास भी जाना। पंकज जी। पौरव जी राजस्थान के बारे में बोल रहे थे, मैं इसका अलग जवाब बनता है, परंतु कांग्रेस में इस वक्त नेतृत्वहीनता इस प्रकार से है कि पूरे देश में भगदड़ मची हुई है। हमने चाहे वो जतिन प्रसाद हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, एक ऐसी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कांग्रेस के नेतृत्व से परेशान है। मैं अशोक चौहान साहब जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे, उनका एक डायलॉग कोट करना चाहूंगा आप सब लोगों के बीच में। अशोक चौहान जी कहते हैं कि मैंने 40 दिन तक राहुल गांधी जी से नियमित रूप से समय मांगा मिलने का, और उन्होंने समय नहीं दिया। पंकज जी यदि इस डिबेट को, पंकज जी मैं माफी चाहता हूँ, यदि इस डिबेट को राजस्थान से आगे ले गए ना तो फिर बहुत लंबा चल जाएगा। मैं राजस्थान तक सीमित रखना चाहता हूँ कि जो इशारा पौरुष जी कर रहे हैं वो आज जो कोटा में हुआ, उसकी जो कोटा के नेता गए हैं प्रहलाद गुंजल, शायद उस और इशारा कर रहे, तो उस पर रिस्पॉन्ड करना है तो दम भर रहे हैं कि साहब हमारे पास जब सब सिटिंग आ रहे हैं तो प्रहलाद गुंजल जी सिटिंग में क्या है, इनको जानना चाहिए। प्रहलाद गुंजल जी ने विधायक का चुनाव लड़ा, मैंने चूरू के बारे में कहा, हरियाणा के बारे में 2 बार से तो लगातार हार रहे हैं वो। तो अगर आप विधायक में भी हारे हुए व्यक्ति को लेके प्रसन्न है तो इसमें अब मुझे क्या कमेंट करना है। और जहां तक बात है राहुल कसवा जी के बारे में कहा, ओम बिरला जी के नेतृत्व में इतना लंबा चौड़ा विकास हुआ है, उसके बारे में कोटा की जनता जवाब देगी। परंतु एक माफी चाहता हूँ, 1 मिनट रुकिए। मेरे साथ भगवान सिंह जी भी जुड़ गए हैं बीएसपी से। हम इतने देर से उनको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था, हमने बीएसपी पे चर्चा कर ली। जितेंद्र जी आपके पास आता हूँ, 1 मिनट आता हूँ जितेंद्र जी। भगवान सिंह जी आप बताएं, बीएसपी ने अपने कैंडिडेट खड़े हुए किए, अब आपको राजस्थान में बीएपी और आप दोनों पार्टियों को, जो बाकी 2 पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, एक तरह से वोट कटवा की तरह देखा जा रहा, आपका क्या रिस्पॉन्ड है? क्या आपने कोई बातचीत करने की कोशिश की थी 2 बड़े राष्ट्रीय दलों से कि कोई गठबंधन हो यहाँ पे? देखिए भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ये आपने जो वोट कटवा वाली बात कही ना, बीएसपी राजस्थान में मान्यता प्राप्त दल है। पिछली बार हमारे 6 विधायक जीत कर आए थे, और उससे पहले भी 6 विधायक जीते थे। आज भी हमारे 2 विधायक हैं, और लगभग 8 लाख वोट हमें राजस्थान में पड़ा। बीएसपी पूरी मजबूती के साथ राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, 2500 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। और ये हमारा फैसला नहीं है, हमारी जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनका फैसला है। अभी तक हम लोगों ने 5 कैंडिडेट राजस्थान में खड़े कर दिए हैं, जिसमें अलवर है। अलवर में अपने श्री फजल हुसैन है, जो चौधरी तैयब हुसैन के बेटे हैं, और लगभग 4 लाख वोट है मुस्लिम समाज का अलवर में। एससी का 3 लाख के समथिंग वोट है। उसी प्रकार से हमने गंगानगर में जो एससी सीट है, सुरक्षित सीट है, वहां देवकरण नायक को उम्मीदवार बनाया है। जालौर सिरोही में अभी कांग्रेस को छोड़कर एक बड़े नेता, जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तमाम प्रकोष्ठों में रहे हैं, श्री लाल सिंह राठौर, उनको हमने उम्मीदवार बनाया है। भरतपुर में हमने इंजीनियर है लड़की
श्रीमती अंजला उनको उम्मीदवार तो बनाया है। भगवान सिंह जी आप यदि आपने माइनॉरिटी उतारा है तो फिर नुकसान तो किसी न किसी दल को होगा, कहीं पे कांग्रेस को हो सकता है, कहीं पर बीजेपी को भी हो सकता है। आप दोनों तरफ काटेंगे वोट, इसलिए यही बात हो रही थी। पार्टियां जब चुनाव लड़ती है ना तो वोट किसी के काटने के लिए नहीं लड़ती है, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। और बीएसपी का राजस्थान में बहुत अच्छा इतिहास रहा है। हमने राजस्थान में 8% वोट, 6 विधायक और लगभग सेकंड जो थोड़े थोड़े वोट से हमारे उम्मीदवार 8 में हारे थे, करीब 14 उम्मीदवार। तो इस प्रकार से बीएसपी राजस्थान में खुद के लिए बैलेंस ऑफ पावर बनने के लिए संघर्ष करती है। अच्छा, आप फोन लाइन पे हैं, आप जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि नंबर 1 सीट पर आप किस सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है ना वो ज्यादा पूर्वी संभाग में है। चाहे वो धौलपुर है, करौली है, भरतपुर है, अलवर है, सवाई माधोपुर, इसके बाद चूरू और चलिए ठीक है, झुंझुनू, जालौर, सिरोही, यहाँ मजबूती से चुनाव लड़। चलिए भगवान सिंह जी, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी, क्योंकि आपके बिना जो हम चर्चा कर रहे थे, अच्छा हुआ आप फोन लाइन पे जुड़ गए। भगवान सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं जहां तक पहला जो उन्होंने आरोप लगाया वोट कटवा वाला, तो इसको मैं बता दूं कि पिछले 75 ईयर से आदिवासियों ने कभी कांग्रेस को और कभी बीजेपी को ही वोट दिया। और जब हम लोग वोट देते आ रहे थे तो ये उम्मीद थी कि शायद हमारी जो परेशानियां हैं उनका समाधान होगा जी। और जब मुद्दों की बात आई तो जिन मुद्दों को लेकर के हम जा रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए वो लोकल मुद्दे हों, लेकिन हमारे लिए वो मुद्दा जो है हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ। जैसे मैं कुछ मुद्दों पे आपको बता दूं जिनको लेकर के हम चुनाव में है। पहला एक मुद्दा है जिसको लेकर के मैं बता दूं कि खास करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर चारों जिलों टीएसपी एरिया में आते हैं, ट्राइबल सब प्लान के तहत आते हैं। इन चारों जिलों के लिए स्पेशल प्रोविजंस का प्रावधान है। लेकिन अगर आप देखें 2013 से लेकर के 2023 के बीच में जो सरकार रही कांग्रेस और बीजेपी दोनों की, इन्हें जो 45% ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन देना था, उसमें अगर चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट ले लीजिए, चाहे प्रशासनिक सेवा में जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रिक्रूटमेंट का मसला था, उस डेटा उस पूरे के पूरे रेशियो को नहीं फुलफिल किया गया। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लगाया टाइगर रिजर्व जोन के नाम से, जहां 140 गांवों को खाली करने का आदेश पिछले हफ्ते आया हुआ, 140 गांवों को लेकर। ठीक है जितेंद्र जी, तरीके से बांसवाड़ा में सोने की खदान को लेकर लेकिन चुनाव में नोटिस दिया गया कि माइनिंग। जी आपकी बात सही है, लेकिन आपको चुनाव में सफलता जो है उम्मीद करते हैं इन मुद्दों से मिलेगी। एक फाइनल कमेंट नीरज आपकी तरफ से जी। आपने बीएसपी को भी सुना नीरज, और आप जितेंद्र जी को भी सुन रहे हैं क्या, और आपने दोनों बड़ी पार्टियों को सुना, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये कहते हैं कि राजस्थान में 2 ध्रुवीय राजनीति होती है। क्या कहीं पर किसी को, क्योंकि ये जो छोटी पार्टियां होती है 2 धारी तलवार होती है, दोनों तरफ काटती है, केवल एक पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचे, क्या कहीं पर भी वे किसी को डेंट कर सकती है? देखिए बाबा, यहाँ पर मैं समीकरणों की बात करूं जो दोनों पार्टियों ने कैंडिडेट उतारे हैं। इनकी बीएपी पार्टी ने भी प्रकाश चंद बूज को उदयपुर से, मांगीलाल निनामा को चित्तौड़गढ़ से और राजकुमार रोत जो कि विधायक हैं उनको उतारा है बांसवाड़ा सीट से। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बांसवाड़ा से ही बीजेपी के अंदर गए और इनका कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा भी चल रही है। इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। अभी तक जो है वो सीटें फंसी हुई है कांग्रेस के लिए, वो सीटें अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई है। तो क्या ये गठबंधन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? दूसरा, जब सियासी संकट आया था तो अशोक गहलोत का साथ भी इनके विधायकों ने दिया था, उस पृष्ठभूमि को भी हमें देखना चाहिए। दूसरी बात, अगर बीजेपी की बात करें तो वैभव गहलोत जहां से खड़े हैं जालोर सिरोही से, वहां लुम्बाराम चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वहां राजपूत वोट अगर जाट में नहीं जाता तो वो जाता सीधे वैभव गहलोत के पक्ष में, लेकिन वहां पर खड़ा कर दिया है प्रत्याशी बसपा ने अपना लाल सिंह राठौड़ को। तो निश्चित रूप से वहां पर वैभव गहलोत के साथ संकट हो गया। तो ये वोट काटने वाला जो सिस्टम है ये काफी ज्यादा यहां देखने को मिल रहा है और दोनों पार्टियां इसमें भूमिका अदा कर सकती हैं। चलिए ठीक है, तो इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे। पंकज जी आपका, पौरुष जी आपका, जितेंद्र जी आपका, नीरज आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये छोटी छोटी पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए भी चुनाव में आती हैं। देखना यह है कि इनका किसी पार्टी से गठबंधन होता है या नहीं है, लेकिन राजस्थान में जहां 2 ध्रुवीय राजनीति है वहां इन छोटी पार्टियों ने इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। मनोरंजन भारती को आज इजाज़त दीजिए।